हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉमर्सिफाई। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर। 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं सीरीज़ के। अब आपको पांचों को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए उनको। फिर अब जो हमारा अभी तक हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड्स के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सबसे पहले हमने जब पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है और डिमांड किस तरीके से चेंज होती है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनके क्या क्या रीज़न्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्राइस जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो इफ़ेक्ट करता है किसको, डिमांड को, कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, अगर उसमें कम हो रही है या बढ़ रही है तो उस केस में डिमांड भी कम और बढ़ती रहती है। अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उसकी वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है, ठीक है। और प्राइस ऑफ द ओन गुड, जो खुद का गुड है उसका प्राइस कम है या ज़्यादा है, वो भी डिटरमाइन करता है कि हमारी डिमांड कैसी रहेगी, ठीक है, डिमांड कम हो रही है या बढ़ रही है। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी क्या है, ये वर्ड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको समझना ज़रूरी है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। वैसे तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि स्ट्रेच हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के संग जब जुड़ जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जो भी फैक्टर्स हैं, कोई भी फैक्टर है वो किस डिग्री का रिस्पॉन्स दे रहा है हमारे डिमांड पे, डिमांड कैसे चेंज हो रही है, उस पर कितनी, जो भी फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी डिमांड को, वो कितनी डिग्री का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितना चेंज हो रहा है, किस हद तक चेंज हो रहा है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो गया, उसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, हमारा जो सीबीएसई बोर्ड में आता है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमको खाली प्राइस का इलास्टिसिटी पढ़ना है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया हो कि प्राइस की वजह से किस डिग्री का रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है डिमांड पे, कितनी डिग्री का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको जब हम मेज़र करते हैं कि वो ज़्यादा चेंज हो रही है, कम चेंज हो रही है, और वो इलास्टिक है कि नहीं है, चेंज होता भी है कि नहीं होता है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझा दी कि मीनिंग क्या होती है, अब हम आपको समझाएंगे कि काइंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत इजी वे में समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, एंड तक वीडियो को देखना है तब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला। मैं इसके आपको फैक्टर्स भी बताऊंगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसकी मैथड्स बताऊंगा और इसके काइंड्स बताऊंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। इससे ईजी लैंग्वेज में आपको कहीं और समझ में नहीं आने वाला है, मैं समझाता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब जो चेंज कर सकता है, जिसमें चेंज हो सकता है, ठीक है, जो खिंच सकता है वो इलास्टिक है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है इन इलास्टिक, जो चेंज हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। इलास्टिक मतलब क्या हुआ, इस पर हम चेंज कर सकते हैं, इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक वाला जो केस होता है, इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है इनफाइनाइट। अब वो क्यों होती है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इसमें क्या होता है ना, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस एक ही रहेगा। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 4 रुपये है तो वो 4 रुपये ही रहेगा, लेकिन उसकी डिमांड इनफाइनाइट है, ठीक है। प्रोडक्ट 4 रुपये का ही है, अगर स्लाइड चेंज भी कर रहे हैं ना, हल्का सा प्राइस बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तब भी डिमांड कैसी रहेगी, फिक्स डिमांड, बल्कि बढ़ती रहेगी और उसी प्राइस पे कम भी होती रहेगी, ठीक है। डिमांड या तो बढ़ती रहेगी या तो फिर फिक्स रहेगी। अगर मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, मान लीजिए ये प्राइस है किसी चीज़ का, यहाँ पे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, मान लीजिए ये किसी चीज़ का, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, किसी चीज़ का प्राइस है 4 रुपये, 4 रुपये पे डिमांड आ रही थी इतनी, 3 मान लीजिए 3 पीस की। लेकिन उसी केस में प्राइस वही रहेगा, लेकिन डिमांड क्या पता बढ़ सकती है उसकी, ठीक है, वो 5 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है। मतलब इस केस में प्राइस सेम रहेगा और डिमांड इन्फिनिटी तक जा सकती है, डिमांड का कुछ पता नहीं है, डिमांड कितनी भी हो सकती है। उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी है, ठीक है। उस केस में हम बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। दूसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कौन सा केस होता है, उस केस में क्या होता है कि प्राइस ऑफ द गुड अगर
सेम नहीं, मतलब सेम या कम बढ़ हो रहा है तो उसकी वजह से डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस पहले कितना था, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस पहले था 2 रुपये, उसकी डिमांड भी थी कितनी, 2 रुपये, लेकिन अब किसी का प्राइस हो गया 4, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन तब भी उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी, उसकी डिमांड तब भी 2 पीस की ही आ रही है। वो 6 का हो जाएगा तब भी वो उसकी डिमांड 2 पीस की ही आ रही है। ऐसा कब होता है कि डिमांड 0 हो जा रही है, मतलब डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा है, कोई इलास्टिसिटी नहीं दिख रही है, वो केस कब होता है, मान लीजिए जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, अगर हमको डॉक्टर ने कहा है कि हमको 2 टैबलेट सुबह या शाम लेनी है, उसका पहले टैबलेट का प्राइस था 10 रुपये, लेकिन मान लो उस टैबलेट का जो प्राइस है वो 20 हो जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, हमें तो 2 पीस ही खाने ना, 2 टैबलेट्स ही खानी है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा ये वाला अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ड्रग्स जो होते हैं ना हमारे, दवाइयाँ, उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो कितना भी प्राइस उसका हो जाए, डिमांड उसकी सेम रहती है। ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस। ठीक, अब आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक कौन सा होता है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है, इसमें इस केस में जैसे मान लीजिए अगर आपका परसेंटेज चेंज इन, आपका जो प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मान लो किसी चीज़ में 10% का फॉल हुआ है प्राइस में, तो 10% का ही क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, 10% का फॉल और 10% का राइज इक्वल होगा। मान लो 20% प्राइस गिरे तो 20% डिमांड बढ़ गई, 30% प्राइस गिरे तो 30% डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ये वो वाला केस होता है जिसमें आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा सीधे सीधे। ये मान लीजिए आपका ये डायग्राम है, पहले प्राइस था 4 रुपये, डिमांड थी 4 रुपये, प्राइस कितना हो गया 2 रुपये, लेकिन डिमांड कितनी हो गई 6। ठीक है, डिमांड भी आपकी 50% बढ़ गई, 4 to 6 हो गई। पहले ये था आपका डायग्राम, अब आपका ये बन गया। ठीक है, ये कर्व कैसा बन के आ रहा है, ये होता है 45 डिग्री का कर्व, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके का कर्व बनेगा 45 डिग्री में। ठीक है, ये वाला जो केस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें सब बराबर का चलता है, जितना प्राइस गिरेगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, उस केस में जो हमारा परसेंटेज, जब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको पहले से देखा है कि 10 और 10, तो जब आप 10/10 करेंगे तो कितना आता है 1, उस केस में आता है 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं परफेक्टली, ये जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें आती है 1। क्यों, क्योंकि ये सेम होता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। जो हमारा 4th पॉइंट है, इसका जो 4th काइंड है, 3 काइंड मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। फिर आता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इस केस में क्या होता है, इस केस को आपको मैं समझा दूं। इस केस में ये होता है, मान लीजिए आपकी परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 50% कम हुआ, ठीक, लेकिन उसकी डिमांड क्या हुआ 75% गिर गई। परसेंटेज चेंज कितना हुआ 50%, लेकिन उसकी डिमांड कितनी गिर गई 75%। ऐसा कब कब होता है, मान लीजिए 5 स्टार होटल में हम खाना खाने जाते थे और हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने ये आदेश दे दिया, ये ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे टैक्स बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, जो 5 स्टार होटल्स वाले थे उन्होंने क्या करा, उसका प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो वो होटल में खाना हो गया महंगा। तो नॉर्मली इंसान क्यों जाएगा वहाँ पे, नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है, उनकी डिमांड बहुत कम होती चली गई। प्राइस तो 50% ही बढ़ा लेकिन डिमांड 75% गिर गई। ठीक है, वो केस होता है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आएगी। किस केस में आएगी, मान लीजिए 75% डिमांड गिर गई और प्राइस हमारा से 50% गिरा था, तो ये कितना आ गया, ये ज़्यादा आया ना 1.5, तो ये ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन क्या है 1, तो ये हो गया ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक जो 1 से ज़्यादा है, 1 से जब ज़्यादा आएगा ना आपका इलास्टिसिटी निकल के, तो वो होती है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब आती है बात लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक की केस कब होती है, जब प्राइस ज़्यादा फॉल हो रहे हैं लेकिन डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, बहुत ही कम इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए किसी चीज़ के प्राइस जो हैं वो 50% गिर गए, लेकिन 50% बढ़ गए, ठीक है,
किसी चीज़ के प्राइस 50% बढ़ गए लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 20% ही गिरी है बस, ठीक है। ऐसा कब होता है? ऐसा केस हम मान सकते हैं जैसे पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस अगर मान लो 80 से 100 हो जाए, 25% बढ़ गया, लेकिन क्या उसका यूज़ कम हो जाएगा? यूज़ पे तो बहुत ही कम असर पड़ेगा। जिसको ऑफिस जाना है वो तो जाएगा ही ना, जिसको अपने काम पे जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन पे बहुत कम असर पड़ता है डिमांड पे। वो केस आ जाता है जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगा, ठीक है। जब आप उसको डिवाइड करके निकालेंगे इस मेथड से, ये मेथड्स होते हैं, ये कौन से मेथड है? 2 मेथड होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए। पहला होता है परसेंटेज, दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या होता है, ये होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, और ये आपका कौन सा दे रखा है यहाँ पे? परसेंटेज मेथड, जिसमें आपको साफ साफ दे रखा होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रखा होगा कि आप उसको डिवाइड कर देंगे, वहां से आपका इलास्टिसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरा मेथड होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। इसमें आपको दे रखा होगा कि ये पहले क्वांटिटी किसी चीज़ की हम इतने प्राइस पे, मान लीजिए किसी का प्राइस था 4 रुपये, तो हम उसमें 100 उसकी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन उसका प्राइस चेंज होके कितना हो गया? 6 रुपीज़। तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 80 पे आ गई। इस तरीके से आपको अलग अलग करके क्वेश्चन में दे रखा होगा। उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसमें जो डेल्टा क्यू दिख रहा होगा आपको, वो कैसे निकालते हैं? जो चेंज इन, जो न्यू जो क्वांटिटी निकल के आ रही है क्वेश्चन में और जो पुरानी होती है उसमें से माइनस करके। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? P1 माइनस पी। P1 क्या होता है? P1 होता है, ये तो होता है इनिशियल, ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस है। P1 मतलब जो चेंज हो गया है, 4 to 6 पहुंच गया था। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी का प्राइस 4 रुपये था, वो हो गया 6 रुपये। 4 to 6 गया, तो 6 क्या हो गया? P1। जो नया वाला प्राइस है वो क्या हो गया? P1। पुराना वाला जो ओरिजिनल था वो कितना है? वो तो P है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका डेल्टा P निकल के आता है। डेल्टा Q कैसे निकल रहा है? जो न्यू वाला क्वांटिटी डिमांडेड जो फॉल हुई है, जैसे गिरी है जितनी, वो, ठीक है। मान लीजिए पहले मैं 100 पीस कंज्यूम कर रहा था, अब कितने कर रहा हूँ? 80। तो 80 क्या हो गया? Q1। 80 क्या है? Q1। और Q क्या है? जो पुराना वाला है, जो ओरिजिनल था वो 100, ठीक है। ये होता है डेल्टा P एंड डेल्टा Q निकालने का। P एंड Q आपको पता ही है, जो ओरिजिनल प्राइस है उसको आप इस फॉर्मूले में रखेंगे। अब आपको यहाँ दिखेगा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन मैं आपको बताऊँ, जो भी आंसर आएगा उसमें इग्नोर करना होता है, ठीक है। इसको आपको इग्नोर करना है। उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि ये हम मेज़र करने के लिए लगाते हैं बस, ठीक है। रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न ये होता है, मान लीजिए आप मूवी देखने गए, ठीक, मूवी देखने जाते हैं। अब किसी मूवी का टिकट था 100 रुपीज़ का, लेकिन 100 रुपीज़ के टिकट पे 100 लोग देखने आ रहे थे मूवी। 100 रुपीज़ प्राइस था, 100 टिकट बिक रहे थे। प्राइस गिर गया, कितना हो गया? 50। प्राइस में कितना फॉल हुआ? 50%। प्राइस में कितना फॉल कर दिया मैंने? 50%। क्या होगा? टिकट सस्ता हो जाए, ज़्यादा लोग मूवी देखने आएंगे, तो मूवी के टिकट्स जो हैं 200 बिकने लगे, 100 से 200, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? प्राइस कितना गिरा? 50%। और परसेंटेज चेंज इन वो क्या हुआ? मूवी जो टिकट बिक रहे हैं वो हो गया 100% बढ़ गया। तो 100% अपॉन 50 जब हम करेंगे, 100% अपॉन 50, तो ये हमारा निकल के आएगा 2। लेकिन ये तो माइनस का आएगा ना, माइनस का 50% फॉल हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि -2 बढ़ गया। -2 बढ़ने में, बोलने में नहीं आता ना, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। हम क्या बताएंगे जब हम आपसे कोई पूछेगा कि क्या चेंज हुआ है प्राइस गिरने से, कैसे हमारी जो इनकम हो रही है या टिकट्स कैसे बिक रहे हैं मूवी के, तो हम ये थोड़े बोलेंगे कि -2 बिक रहे हैं। इस तरीके से नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे हमारी जो टिकट्स हैं प्राइस गिरने की वजह से दुगने बिकने लगे, ठीक है। पहले 100 बिकते थे, अब 200 बिक रहे हैं, 100 बिक रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे -2 बिकने लगे। ये तो हम खाली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए मेजर करते हैं। अब बात आती है फीचर्स की। जो इसमें मेन चीज़ें हैं चैप्टर में, वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक हैं, इनको अगर आप समझ लिया तो पूरा चैप्टर खत्म। पहला जो आपका यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, नेचर ऑफ कमोडिटी। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको समझ में आ गया, क्या फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। मैंने आपको बताया कि अगर हमको दवाइयाँ खानी हैं तो हमें दवाइयाँ तो खानी ही खानी है जितनी हमको डॉक्टर ने लिख दी, प्राइस उसका कितना भी हो जाए, ठीक है। लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कंजप्शन। जैसे मान लीजिए
हम लग्जरी गुड्स जो हमारे होते हैं, अगर आइसक्रीम महंगी हो रही है, कोई हम 5 स्टार होटल में जाके आइसक्रीम खा रहे हैं, अब वो महंगी हो जा रही है, तो हम क्या उसका कंजप्शन कम नहीं कर देंगे? कम कर देते हैं। इसलिए नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, पड़ता किस पे है? लग्जरी गुड्स पे। ठीक है, उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब बात आ रही है कि अवेलेबिलिटी क्या है सब्सटीट्यूट की। सब्सटीट्यूट क्या होता है? टी एंड कॉफ़ी, या तो अगर चाय महंगी हो रही है तो हम कॉफ़ी पीने लगते हैं, वो होता है उसका सब्सटीट्यूट। क्या हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट है मार्केट में कि नहीं है? अगर नहीं है तो उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जाहिर सी बात है। क्या कर सकते हो तुम? अगर मान लो एक ही प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, मान लो सिर्फ चाय बिक रही होती, कॉफ़ी का नामो निशान नहीं होता, तो क्या करते तुम? चाय तो पीनी है ना, चाय से कुछ हो ही नहीं सकता फिर, है ना? तो वो उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। लेकिन अब कॉफ़ी है मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हो? ग्रीन टी है मार्केट में, चाय महंगी होगी तो हम दूसरी चीज़ों पे भागेंगे, है ना? उसका सब्सटीट्यूट है, इसलिए उसके प्राइस इलास्टिसिटी पे असर पड़ता है। फिर आती है मल्टीपल यूजेस। किसी चीज़ का कितना यूज़ है, क्या वो उस पर इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ मैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या क्या करते हैं घर में? आपके घर में लाइट चलती हैं, फ़ैन चलता है, हीटर चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है। मान लीजिए अगर आपकी लाइट जो है वो महंगी हो जाए, पर यूनिट कंजप्शन जो है उसका लाइट का महंगा हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? अभी आपका जो है 8 रुपये पर यूनिट आ रहा है, फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 12 रुपये पर यूनिट कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? फिर उस केस में तो आप ये करेंगे ना कि मैं हीटर को ना यूज़ करूँ, खाली एसेंशियल जो मेरे लिए है, लाइट तो जलानी है, अंधेरे में थोड़ी ना रहोगे, पंखा भी चलना है, गर्मी में नहीं रह सकते। लेकिन आप वॉशिंग मशीन को कट कर सकते हो ना, थोड़े कपड़े आप हाथ से धुलने लगोगे, है ना? हीटर आप कम चलाओगे, रूम हीटर जो भी है आपको, जो भी यूज़ करते हो, वो होता है उसका मल्टीपल यूज़। किसी चीज़ का क्या क्या यूज़ है उस पर डिपेंड करता है उसकी डिमांड और उसका इफेक्टिवनेस क्या है, किस डिग्री तक उस पर चेंज हो रहा है। ठीक, अब आती है बात, ये हो गया पोस्टपोनमेंट्स ऑफ गुड्स। क्या जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, क्या हम उसका यूज़ पोस्टपोन कर सकते हैं? पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे कार लेनी थी और वो कार महंगी हो गई, क्या करोगे? कार लोगे? नहीं लोगे। वेट किसका करोगे कि वो कब सस्ती होगी, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। ये किस केस में होता है? जो लग्जरी आइटम्स होते हैं और आपकी अगर इनकम कम है, तभी तो आप ऐसा सोचोगे। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फेल हो जाती है, तो आपको जो मर्जी वो खरीदोगे, जो मर्जी वो करोगे। ठीक है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? कि जिसकी इनकम मॉडरेट है, हम लोग मिडिल क्लास लोग। ठीक है, फिर बात आती है इनकम लेवल ऑफ बायर। मैंने अभी आपको बताया पोस्टपोनमेंट ऑफ गुड्स जो है वो इनकम लेवल ऑफ बायर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों मिक्स है, एक तरीके की बात हो गई। इनकम लेवल ऑफ बायर, इंसान अमीर है बहुत ज़्यादा तो वो क्या ही सोचेगा प्रोडक्ट लेने से पहले, क्या उसके लिए लग्जरी आइटम, क्या उसके लिए नॉर्मल गुड्स, और क्या उस पर फ़र्क पड़ता है। जो उसे ख़रीदना है वो ख़रीदना है। जो गरीब इंसान होता है ना, वो सोचता है ना कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है, इस चीज़ के बिना मेरा काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा। टूटे हुआ मोबाइल भी चलाता रहता है वो, है ना? उसको नहीं चाहिए आईफोन, क्योंकि उसमें पैसे ही नहीं है। जो अमीर है उसका तो ज़रा सा क्रैक पड़ेगा वो नया ले लेगा, है ना? लेकिन गरीब आदमी तो टूटा हुआ फ़ोन भी चलाता रहता है। फिर क्या होता है? हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर क्या होते हैं? कुछ चीज़ें आदत में शुमार होती हैं जो इंसान को पसंद है, वो उसका कंजप्शन करेगा ही करेगा। जैसे जो सिगरेट पीते हैं, जो लिकर पीते हैं, दारू, ठीक है? अब जो इंसान दारू पी रहा है वो तो पीता ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए, मिले ना मिले। ठीक है, कहीं से भी ढूंढ के निकालेगा, पिएगा, कितनी महंगी भी होगी पिएगा, क्योंकि वो उसकी हैबिट है। आई बात समझ में? जो उसकी हैबिट में शुमार है वो तो वो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, और उसको वो खरीदेगा ही। प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा उसकी डिमांड कांस्टेंट रहने वाली है, जो हमारा ये सेकंड वाला केस होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक वाला। ठीक है, रिलेट हुई बात। अब बात आ रही है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी। इस केस में क्या होता है? इस केस में बात होती है कि हम कितना बड़ा प्रपोर्शन अपनी इनकम का, मान लो मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक, अब मुझे लेना था क्या? एक ओवन। 10,000 रुपये मेरी सैलरी है, मुझे लेना है एक ओवन। क्या मैं अपना 10,000 रुपये में पहले ये देखूंगा कि मेरे लिए नॉर्मल गुड्स चाहिए, या फिर मैं ओवन लेके बैठ जाऊँगा? पहले तो मैं ये देखूंगा मेरे सारे खर्चे निकल गए नहीं निकल गए, पैसे बच रहे हैं, तब मैं जाके कुछ सोचूंगा और लेने की। ठीक है, और जो बड़े लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जिसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, उनमें क्या होता है केस? वो बहुत इलास्टिक होते हैं।
ठीक है। इलास्टिक इन द सेंस, इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं महंगी चीज़ों को, क्योंकि उनके सब्सटीट्यूट ढूंढे जाते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड करता है, उनके यूजेस पे डिपेंड करता है, उनके पोस्टपोनमेंट्स भी हो सकता है, और इनकम लेवल ऑफ बायर सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं फैक्टर्स, ठीक है। जो चीज़ महंगी है, जो चीज़ सस्ती है, उसमें सोचना ही नहीं है, जो चाहिए तो वो चाहिए, सोचने क्या छोटी चीज़ों में, कम प्राइस वाली चीज़ों में। फिर बात आती है प्राइस लेवल, हो गया सेम प्राइस लेवल, मैंने बोला ना महंगी चीज़ है वो इलास्टिक होती हैं, नॉर्मल गुड्स कैसे हैं, इन इलास्टिक हैं, ठीक है। वो तो आप लेंगे ही लेंगे, उस पर तो डिमांड पे असर नहीं पड़ता है इनकम से, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। नमक है, नमक तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है। इनकम से क्या उसका लेना देना, बहुत अमीर इंसान भी नमक खाता है, गरीब इंसान भी नमक खाता है, नमक तो खाना ही है, ठीक है। लेकिन गरीब इंसान ऑडी नहीं चलाता है, अमीर इंसान ऑडी चलाता है, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है इनकम पे। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है टाइम पीरियड। फ्रेम में नहीं दिख रहा होगा लेकिन नीचे लिखा हुआ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, शॉर्ट टाइम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमें शॉर्ट टाइम में हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए हमें चाहिए, वो होते हैं कैसे, इन इलास्टिक, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। शॉर्ट टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, खाना पीना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो होते हैं इन इलास्टिक। और जो लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं, मान लीजिए मुझे घर लेना था, टाइम पीरियड कैसा हो गया, घर खरीदने में टाइम लगता है ना, ज़्यादा पैसा लगता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इलास्टिक है, ठीक है। तो वो किस केस में आ जाता है, वो होता है इलास्टिक, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इलास्टिक में आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म के जो पीरियड्स होते हैं वो किस में आते हैं, इन इलास्टिक, ठीक है। ये हो गए आपके सारे पॉइंट्स जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के हैं। कोई अगर क्वेरी है कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा, स्पेशली मैसेज करके समझा दूंगा जो भी आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखो, रिवाइंड करके देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी वे में समझा दिया है। नहीं समझ में आता है लोगों को कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पक्का से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं उन लोग को ये पहुंचाइए वीडियो, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो इस वीडियो की वजह से, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।